हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड फेल्योर। मतलब बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यही इसमें पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सबसे पहला पार्ट क्या हो सकता है तो एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है, हमारे श्वसन नली में रुकावट होना। ठीक है, लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड मेनली सस्पेक्टेबल किसकी चीज़ के लिए होता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन मतलब कुछ खाना खा लेता है जो उसके गले में फंस जाती है, या चोकिंग के कारण। तो इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है चोकिंग का, तो लिक्विड। और अगर ये टोडलर या ओल्डर पीपल है, ओल्डर चिल्ड्रन रहे तो उनमें स्मॉल ऑब्जेक्ट या फूड जैसे कि ग्रेप्स, नट, हॉट डॉग्स या कैंडी ये फंस जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चाइल्ड जिसमें प्रॉपर सेटिंग नहीं हो रहा है तो उसमें सडन ऑनसेट ऑफ चोकिंग क्यों हुआ है, एस्ट्रिडोल या बीजिंग क्यों हो रहा है, ये सब हम जानेंगे और उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीटेड कैसे होता है, ट्रीटमेंट उसका कैसे होता है तो सीक्वेंस वाइज होता है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे तो हेड को टिल्ट करेंगे या चिन लिफ्ट मैन्यूवर, हेड को क्या करेंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर क्या करेंगे मूव करेंगे। ठीक है, या चिन को थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा एयरवेज ओपन हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि फॉरेन बॉडी है कि नहीं है। अगर फॉरेन बॉडी इंस्पेक्ट हो गया तो हम फिंगर से उसको क्या करेंगे क्लियर करने का ट्राई करेंगे। अगर उससे नहीं हुआ तो सक्शनिंग करेंगे, एक बार विजुअलाइज हो गया तो। लेकिन ब्लाइंड सक्शनिंग और फिंगर स्वैप ऑफ द माउथ रिकमेंडेड नहीं होता है। हम नासोफेरिंजियल एयरवेज और ओरोफेरिंजियल एयरवेज भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर इंडिकेशन दिया है तो। अगर चाइल्ड कॉन्शियस है मतलब कि अभी ये सांस ले रहा है, रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है जो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो पार्शियल हुआ है। ठीक है, अगर बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है और एस्ट्रिडोल उसका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चाइल्ड क्या है अनकॉन्शियस है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा तो आवाज़ कैसा आएगा एस्ट्रिडोल, अगर लोअर में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वीजिंग। ठीक है, इफ़ द चाइल्ड बिकम अनकॉन्शियस चाइल्ड शुड बी जेंटली प्लेस्ड ऑन ए ग्राउंड सुपाइन पोजीशन। कह रहा है अगर चाइल्ड क्या है अनकॉन्शियस है तो उसको जेंटली क्या पे रखें ग्राउंड पे रखें, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन मतलब पीठ के बल बच्चे को रखें, माने पेट ऊपर होना चाहिए, बैक नीचे होना चाहिए। ठीक है, द प्रोवाइडर शुड देन ओपन द एयरवेज। उसके बाद प्रोवाइडर मतलब जो उसको देख रहा है वो क्या करे पहले उसके एयरवेज को ओपन करे। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा हेड को टिल्ट ऊपर की ओर करना पड़ेगा और उसका चिन को क्या करना पड़ेगा लिफ्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना चाहिए माउथ टू माउथ वेंटिलेशन करना चाहिए। अगर वेंटिलेशन अनसक्सेसफुल हो तो एयरवेज को फिर से रिपोजिशन करना चाहिए और वेंटिलेशन फिर से देना चाहिए। ठीक है, इफ़ देयर इज स्टिल नो चेस्ट लाइन, पता कैसे चलेगा कि वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं, तो आप जब उसको ये माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दीजिएगा तो उसका क्या है चेस्ट राइज होगा। ठीक है, तो अगर अभी भी चेस्ट राइज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या आप फॉरेन बॉडी को क्या कीजिए रिमूव करने का अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ओल्ड कम्बिनेशन ऑफ 5 ब्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट इज एडमिनिस्टर्ड। मतलब क्या किया जाता है बच्चों में 5 बैक ब्लो किया जाता है और 5 चेस्ट थ्रस्ट किया जाता है। अब इसमें का मतलब क्या है तो तुरंत दिखाती हूँ। देखिए पहले ये क्या कर रहा है बच्चे को तो ये हेड टिल्ट किया है और लेफ्ट क्या किया है क्या है चिन लिफ्ट मैन्यूअल किया है। देखिए कर रहा है। अब क्या है इसमें क्या है ओपनिंग द एयरवेज विथ हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूअर। वो अब ये करना कैसे है तो एक हाथ को क्या करना है हेड पर रखना है और नेक को एक्सटेंड करना है और दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर को कहाँ पर रखना है ये मैंडिबल पर रखना है और आउटवर्ड लिफ्ट करना है चिन को। ठीक है, हेड टिल्ट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। हाँ, हेड टिल्ट आप कब परफॉर्म नहीं कीजिएगा जब आपको सर्विकल स्पाइन इंजरी रहे। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, अभी बच्चे की बात थी तो क्या था, बैक फ्लो करना है, 5 बैक फ्लो और चेस्ट थ्रस्ट, ये था ना। हाँ, 5 बैक फ्लो करना था, 5 चेस्ट थ्रस्ट करना था लेस देन 1 ईयर ओल्ड। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए बैक फ्लो में क्या है, पीठ पे ये पाल्म से क्या होता है आगे की ओर धकेलते हैं, ठीक है, तो इसको हो गया बैक फ्लो। और उसके बाद 5 बार क्या करते हैं, 2 फिंगर से रिसक्सेशन करते हैं, सॉरी CPR देते हैं, ठीक है। ऐसे ही तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए। समझ में आ गया होगा। आफ्टर इस साइकिल ऑफ बैक फ्लो एंड चेस्ट थ्रस्ट, चाइल्ड मस्ट शुड बी विजुअलाइज इंस्पेक्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी। वही देखेंगे कि वो फॉरेन बॉडी है कि नहीं है। इफ़ आइडेंटिफाई विद इन द फिंगर, अगर आइडेंटिफाई हो गया और हमारा फिंगर रीच कर रहा है तो इट शुड बी सेंड, उसके बाद उसको क्या करेंगे, अगर विजुलाइज कर रहा है तो अपने फिंगर से जेंटली उसे निकाल देंगे। अगर नो फिंगर, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी विजुलाइज नहीं कर रहा है तो वेंटिलेशन देते रहेंगे। इफ़ दिस इज अनसक्सेसफुल, अभी भी ये अनसक्सेसफुल है तो हेड को क्या करेंगे, रिपोजिशन करेंगे, हेड को सही से रिपोजिशन करेंगे और फिर से वेंटिलेशन देंगे। इफ़ देयर इज नो चेस्ट थ्रस्ट, द सीरीज ऑफ बैक फ्लो एंड चेस्ट थ्रस्ट इज रिपीटेड। लेकिन जब तक कि वो चेस्ट थ्रस्ट होना चालू ना हो जाए तब तक ये सीरीज क्या करेंगे, करते रहेंगे रिपीट, ठीक है। ये लेस देन 1 ईयर्स के लिए हुआ, क्या चेस्ट थ्रस्ट है, क्या कौन सा हुआ लेस देन 3 ईयर्स के लिए, तो बैक फ्लो एंड चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 ईयर के लिए। अब ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए अगर चाइल्ड कॉन्शियस है तो क्या करना चाहिए, प्रोवाइडर शुड गिव ए सीरीज ऑफ 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमलिक मैन्यूवर कहते हैं। देखिए यही पिक्चर है, इसमें क्या है, डायफ्राम के नीचे पकड़ना है, ठीक है, लिखा हुआ है एब्डोमिनल थ्रस्ट विथ विक्टिम स्टैंडिंग और सिटिंग कॉन्शियसनेस, इस तरह से पकड़ना है बैक से। देखिए प्रोसेस लिखा हुआ ही होगा। दिस शुड बी ऑकर व्हेन चाइल्ड इज लाइंग डाउन इफ अनकॉन्शियस। आफ्टर द एब्डोमिनल थ्रस्ट द एयरवेज इज एग्जामिन फॉर द फॉरेन बॉडी। एब्डोमिनल थ्रस्ट करने के बाद क्या करना चाहिए, फॉरेन बॉडी को देखना चाहिए, विजुलाइज है कि नहीं। अगर विजुलाइज है तो उसको निकाल देना चाहिए, अगर नहीं है तो हेड को फिर से रिपोजिशन कीजिए और फिर से वेंटिलेशन कीजिए। अगर फिर से अनसक्सेसफुल है तो हेड को फिर से रिपोजिशन कीजिए, फिर से वेंटिलेशन कीजिए और इसको रिपीट करते रहिए जब तक कि फॉरेन बॉडी पूरी तरह से मिल ना जाए, ठीक है। तो ये 1 ईयर से अगर लेस रहेगा तो कौन सा करेंगे, बैक फ्लो एंड चेस्ट थ्रस्ट 5 और अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हेमलिक मैन्यूअल करेंगे, ठीक है, जिसमें 5 सीरीज ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट रहेगा। अब क्या आ गया, एयर नैरोइंग। एयरवे पहला क्या था, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन था, ठीक है, वो कोई फॉरेन बॉडी आ गया जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब एयरवेज का नैरो हो जाना, नैरो बहुत कारणों से हो सकता है, ठीक है, इदीमा हो जाएगा, बहुत से कारण हो सकते हैं। एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी कॉज बाई एयरवेज नैरोइंग इन बोथ अपर एंड लोअर एयरवेज। कह रहा है एयरवेज का जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो एयरवेज के नैरो होने के कारण भी हो सकता है। अगर अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हुआ इसका मतलब क्या है कि नैरोइंग ऑफ द एक्स्ट्रा थोरेसिक पोर्शन ऑफ एयरवेज, मतलब नैरो क्या हुआ, तो एक्स्ट्रा थोरेसिक पोर्शन हुआ, जिसके जैसे कि ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। अगर अपर एयरवेज हो रहा है इसका मतलब कि नैरोइंग की का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो एयरवेज इदीमा, जो किसके कारण हो सकता है, क्रूप के कारण हो सकता है या एनाफायरेक्सिस के कारण हो सकता है। एक बार फिर से, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया का क्या हो जाना, नैरोइंग हो जाना, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है, तो इदीमा हो सकता है। इदीमा में कौन सा किसके कारण, तो क्रूप या एनाफाइलैक्सिस के कारण, ठीक है। अब लोअर एयरवेज दीजिए, ये मेनली ऑल इंट्राथोरेसिक एयरवेज मतलब क्या, तो मतलब ये कि लैरिंग्स के नीचे जितने, ट्रैकिया के नीचे जो भी पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, ये अफेक्ट होगा, ठीक है, जैसे कि ब्रोंकियोल्स। अगर लोअर एयरवेज हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो जाएगा, तो ब्रोंकियोलिथियासिस या एक्यूट अस्थमा, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। अब क्या कह रहा है,
airway support for this process is dedicated by both underlying condition and clinical severity of the problem। अब इसमें एयरवे सपोर्ट कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे अंडरलाइंग कंडीशन क्या है और ये देखेंगे कि क्लिनिकल सिवियरिटी कितना है। ठीक है, अगर आप माइल्ड रहेगा अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन तो तब क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि द चाइल्ड हैज मिनिमली एलिवेटेड वर्क ऑफ ब्रीथिंग एविडेंस बाय टैकीपनिया और फ्यूर टू माइल्ड रिट्रैक्शन। अगर क्या है माइल्ड रिट्रैक्शन है ऑब्स्ट्रक्शन है तो कैसे पता चलेगा, टैकीपनिया होगा और थोड़ा क्या होगा, थोड़ा मेहनत करेगा ब्रीदिंग लेने में। ठीक है, तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, तो अस्थि दौड़ पहले ही बताए थे, अपर एयरवेज में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हमें कैसा सुनाई देगा, अस्थि दौड़। ठीक है, तो इट शुड बी ऑडिबल विथ ओनली कफिंग और एक्टिविटी। ये क्या होगा, कफ करेगा या कोई काम करेगा तो हमें यह आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, चिल्ड्रन विद दिस फाइंडिंग कैन बी सपोर्टेड विथ नेबुलाइज कूल मिस्ट एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज नीडेड। अगर ऐसा है कि उसको स्टीरोल आ रहा है साउंड तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कूल मिस्ट का बच्चे को क्या करना चाहिए, नेबुलाइज कूल मिस्ट दे करना चाहिए। नेबुलाइजेशन आपको पता है ना, वो कूल मिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीजन को सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन माइल्ड में क्या करना था, तो माइल्ड में कूल मिस्ट का नेबुलाइजेशन और ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन। अब जब मॉडरेट आ जाएगा तो जिसमें ब्रीदिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और ज़्यादा एस्ट्रीडोल सुनाई देगा, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, नेबुलाइजेशन करवाना चाहिए। नेबुलाइजेशन में क्या होना चाहिए, रेशमिक इपिनेफ्रिन होना चाहिए और ओरल या इंट्रावेनस हमें डेक्सामेथासोन देना चाहिए। और अगर सीवियर है इसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में, उसको स्ट्रीडोल है और एयरवेज में एंट्री क्या है कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, बच्चा हाइपोक्सिमिक हो सकता है, बच्चे में ये ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बच्चा एग्रीगेटेड हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एस्ट्रीडोल बिकम क्वाइटर एंड रिट्रैक्शन लेस प्रोमिनेंट। इसमें क्वाइटर थोड़ा शांति से आने लगेगा और रिट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, एनाफिलैक्सिस के लिए हमें इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इपिनेफ्रिन देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए कि उसको प्रिपेयर करना चाहिए एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए। अगर ये तो अपर का हो गया, लोअर का, ठीक है, लोअर में क्या होगा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा रिड्यूसिंग द चाइल्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, तो क्या करना चाहिए, ठीक है, इनहेल ब्रोंकोडायलेटर देना चाहिए जिसमें कि अल्बुटोरॉल ऑगमेंटेड बाय ओरल और आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिमेन द मेनस्टे ऑफ थेरापी। मतलब कि अपर के लिए हम क्या दे रहे थे, वो 3 माइल्ड मॉडरेट और सीवियर के अनुसार उसको क्या कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। लेकिन लोअर में हम क्या देंगे, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर देंगे जैसे कि अल्बुटेरॉल, और क्या देंगे, ओरल या आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ये अब क्या है, मेन स्टे ऑफ थेरेपी है माइल्ड और मॉडरेट के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन विथ मोर सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन अपीयर डिस्पनिक विथ टैकीपनिया रिट्रैक्शन एंड इजीली ऑडिबल बीजिंग। सही कहते हैं, अपर में क्या होता है, स्ट्रीडोल सुनाई देता है और लोअर में बीजिंग सुनाई देता है। ठीक है, टैकीपनिया तो दोनों में होगा। इन दिस केस मतलब अगर सीवियर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देना चाहिए नेबुलाइजेशन में, जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और स्मूथ मसल रिलैक्सन देना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, ताकि उसको रिलीफ मिल जाए। किसके लिए, अगर माइल्ड या मॉडरेट होगा तो इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर देंगे, एल्बुटेरॉल या ओरल या आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, मेनस्टे है। लेकिन सीवियर हो गया डिस्पनिक विथ टैकीपनिया तो हम क्या देंगे, नेबुलाइजेशन में क्या देंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और स्मूथ मसल रिलैक्सेंट मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और आईवी फ्लूइड हाइड्रेशन भी दे सकते हैं एडजुसेंट की तरह। ठीक है, अब क्या है, अगर ये सब तो बच्चों में था, अगर स्कूल एज चाइल्ड के साथ अगर ये हो जो कोऑपरेटिव हों और जिसमें रेस्पिरेटरी फेलोर क्या हो, एवर्टेड हो,
तो हम क्या करेंगे, तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर देंगे या बाई लेवल पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर देंगे। और हेलिलॉक्स भी देख सकते हैं, हेलियोक्स दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है, हेलियोक्स मतलब क्या है, हीलियम, हेली से हीलियम, ऑक्स से ऑक्सीजन थेरेपी, दोनों को मिला के देंगे। ठीक है, इंट्राट्रैकियल इंट्यूबेशन सिर्फ स्किल प्रोवाइडर के द्वारा ही दे सकते हैं और हॉस्पिटल सेटिंग में। ठीक है, नहीं तो अगर अनस्किल्ड के द्वारा किया गया तो रेस्पायरेटरी या सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं पेरेन्काइनल लंग डिजीज। इसमें मेनली हम बहुत सारे कंडीशन देखते हैं, जैसे कि निमोनिया, रेस्पायरेटरी एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और पल्मोनरी इदीमा। ये सब किसके अंदर आता है, तो पेरेन्काइमल लंग डिजीज में आता है। ये मेनली क्यों होता है, तो स्मॉल एयरवेज या एल्वियोली के इन्फ्लामेशन के कारण या एक्सुडेशन के कारण होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है लंग टिश्यू का, सॉलिड हो जाएगा, या तो गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा, या ब्रीदिंग ऑफ वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसको ब्रीदिंग ज़्यादा तेज से लेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इंडिकेटेड होता है एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। सपोर्टिव केयर कैसे करेंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। CPAP और BIPAP ऊपर में हमने ये इसका बताया था, कंटिन्यूस पॉजिटिव क्या है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर या बाई लेवल पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर हम देते हैं। ठीक है, नॉन इन्वेसिव रेस्पायरेटरी सपोर्ट में, और इन्वेसिव में हम मैकेनिकल सपोर्ट वेंटिलेशन करवाते हैं। ठीक है, अब क्या है, एडवांस एयरवेज मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें क्या है, हम बैग वाल्व मास्क पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं। ठीक है, जिसको इंट्यूबेशन करने में प्रॉब्लम होता है, जिसको इंट्यूबेशन तो स्किल पर्सन ही कर सकता है, तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, बैग वाल्व मास्क पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब ये होता क्या है, सबसे पहले जो बैग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये तो बता दिया कि जिसको इंट्राट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं आता तो उसके जगह पे हमको क्या करना चाहिए, बैग वाल्व मास्क अपैरेटस करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो मास्क का साइज होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट कहने का क्या मतलब है, तो करेक्ट कहने का मतलब है मास्क प्रॉपरली माउथ और नोज को क्लोज कर सके, ना ज़्यादा बड़ा हो कि चीन के नीचे जा रहा है, ना ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, चाइल्ड का एयरवेज क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक है, और टाइट सील बिटवीन द मास्क एंड द फेस, वो जो मास्क और फेस पे रखेंगे ना वो टाइट सील होना चाहिए। ठीक है, एकदम टाइट होना चाहिए ताकि हवा निकल ना सके। वेंटिलेशन जो होना चाहिए वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट साइज मास्क कहने का क्या मतलब है, जो फिट करे माउथ और नोज दोनों को, ना ही बिलो के नीचे जाए और ना ही आई तक जाए। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। एडुक्वेट सील का मतलब क्या है, तो हमें कैसा मास्क ग्रिप करना चाहिए, CE ग्रिप। अब CE ग्रिप क्या है ये पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, रुक जाइए पहले पढ़ लेते हैं। तो CE ग्रिप किसके द्वारा करेंगे, तो पहले C में हम क्या करेंगे, थंब और इंडेक्स फिंगर से टॉप ऑफ द मास्क को दबाएंगे तो C बन जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग 3 फिंगर्स है जिसको क्या करेंगे, प्रेसिंग द मास्क डाउनवर्ड, मास्क को डाउनवर्ड करेंगे 3 फिंगर से और E बनाएंगे। ठीक है, होल्डिंग द जॉ फॉरवर्ड एंड एक्सटेंडिंग द हेड अप टुवर्ड द मास्क। अब दिखाते हैं इसका पिक्चर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, पहले तो करेक्ट मास्क कैसा होना चाहिए, तो जो नोज और किसको, माउथ दोनों को क्या कर सके, कवर कर सके, चीन के नीचे नहीं और आई के ऊपर नहीं। ठीक है, देखिए ये इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब CE ग्रिप क्या होता है, तो क्या बोला था, इंडेक्स और ये थंब से क्या बनाना चाहिए, C बनाना चाहिए। देखिए C बन गया, जिससे वो टाइट सील को प्रेस किया है ताकि हवा पूरी तरह टाइट हो जाए, बाहर ना निकले। और E से वो मैंडिबल के पास रखा है तीनों से, और E बनाया है ताकि वो ओपन ना हो और बच्चे अच्छे से सांस ले सकें। ठीक है, देखिए ये की इसलिए होता है, तो अंडर द मैंडिबल होता है, होल्डिंग द जॉ फॉरवर्ड मतलब एंड एक्सटेंडिंग द हेड अप एंड टुवर्ड द माउथ, मतलब जॉ को क्या करता है, फॉरवर्ड रखता है। ठीक है, और क्या करता है, हेड को एक्सटेंड रखता है ताकि
ये जो नेक के पास जो वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ओपन रह सके। ठीक है, एक हैंड से क्या करेगा, ये मास्क को होल्ड करेगा, दूसरे हैंड से क्या करेगा, कंप्रेसर बैग को कंप्रेस करेगा ताकि वो वेंटिलेशन हो सके। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो हेड का पोजीशन रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, तो स्नीपिंग पोजीशन नेचुरल, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि एडिक्वेट वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर चेस्ट पूरी तरह राइज नहीं कर रहा है और ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब कि इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है। ठीक है, तो हमें फिर से क्या है, मास्क के सील को चेक करना चाहिए, हेड को रिपोजिशन करना चाहिए और फिर से सक्शनिंग करवाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अगर फिर भी ये वेंटिलेशन को रीस्टोर नहीं कर पा रहा है तो अब इंडोट्रैकियल इंटुबेशन करना चाहिए। अब इंडोट्रैकियल इंटुबेशन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इंडोट्रैकियल इंटुबेशन हमको कब करना चाहिए, तो जब पूरी तरह क्या अनेबल टू मेंटेन एयरवेज पेटेंसी, अगर हम जैसे बैग मास्क किए, ब्रीदिंग रेस्क्यू किए, इन सब प्रोसेस से भी हम एयरवेज को मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है, एस्पिरेशन के अगेंस्ट, तो हम क्या करेंगे, इंटुबेशन करेंगे। या चाइल्ड क्या है, चाइल्ड को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पाएगा तब, या चाइल्ड के जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा होने लगेंगे और एसिड बेस को वो बैलेंस नहीं कर पाएगा तब, या सिडेशन के समय में, या ये क्या हो रहा है, केयर प्रोवाइडर उसको पूरी तरह से सही नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटुबेशन करेंगे। ठीक है, फ्यू एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन टू ट्रैकियल इंटुबेशन बट एक्सपर्ट जनरली एग्री दैट सेटिंग ऑफ नॉन कंप्लीट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रैकियल इंटुबेशन शुड बी अवॉइडेड। कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर कंप्लीट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इमरजेंसी क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कंप्लीट कंट्राडिक्शन कब है, जब कंप्लीट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, इंडोट्रैकियल इंटुबेशन नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे चेस्ट क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि जब सर्विकल स्पाइन इंजरी होया है तो उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इंटुबेशन प्रोसीजर व्हेन नेक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्टेड, तब हमारा मेन काम क्या रहेगा, सर्विकल स्पाइन प्रोटेक्शन करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ इंटुबेशन क्या होता है कि पहले से तैयारी करके रखना, सारे इक्विपमेंट और स्टाफ जो ज़रूरत होता है इंटुबेशन के लिए वो सब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, एंड इजी निमोनिक क्या क्या है, मतलब इसको प्रिपरेशन, जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन है उसका निमोनिक दिया गया है। ठीक है, सॉप एम मतलब क्या क्या है, ए से सक्शन, ओ से ऑक्सीजन, ए से एयरवेज, पी से पीपुल, एम से मेडिकेशन, फिर एम से तो मॉनिटरिंग, इतना रहना चाहिए आपके पास। तो सक्शन, तो किसके अनुसार सक्शन करते हैं, तो यंक्यूअल सक्शन कैथेटर अटैच टू द वॉल सक्शन, ये वाला सक्शन होना चाहिए। ऑक्सीजन, बोथ प्री ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट, माने पहले से ही ऑक्सीजनेशन हो रहा है और एक भी ऑक्सीजन बैग होना चाहिए ताकि बाद में ज़रूरत पड़े। तो एयरवेज, अप्रोप्रिएट साइज का क्या होना चाहिए, इंडोट्रैकियल ट्यूब और लैरिंजियोस्कोप होना चाहिए। पीपुल, जितना ज़रूरत होना चाहिए, जैसे कि थेरापिस्ट, नर्स, ये सब होना चाहिए। मॉनिटरिंग, तो जैसे कि ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब को मॉनिटर करने वाला होना चाहिए। मेडिकेशन, जो उस समय सिडेशन करे, चाइल्ड को अलाउ करे प्रोवाइडर को कि कंट्रोल कर सके एयरवेज, ये सब के लिए पूरा अप्रोप्रिएट मेडिकेशन होना चाहिए। अब हम इंडोट्रैकियल का सही साइज कैसे पता चलेगा, किसका, इंडोट्रैकियल ट्यूब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता चलेगा, तो जो एज है चाइल्ड का, ठीक है, ईयर्स में, वो डिवाइडेड बाई 4 + 4 करना है। जैसे कि मान लीजिए 4 साल का बच्चा है, ठीक है, तो इंडोट्रैकियल का साइज कितना होगा, 5। कैसे, 4/4 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 4 को ऐड करेंगे तो 5 mm का इंडोट्रैकियल ट्यूब होगा। ठीक है,
एनाल्जेसिया क्यों रिकमेंडेड किया जाता है? ताकि मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम हो जाए, डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी कम हो जाए ड्यूरिंग इंटुबेशन। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट हम किसके साथ करते हैं? तो सिडेटिव के साथ करते हैं, एनाल्जेसिक के साथ करते हैं और मसल रिलैक्सेंट, ताकि वो अच्छा से क्या हो सके, इंटुबेट हो सके। अनलेस द सिचुएशन इज एन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी में हुआ तो, जैसे कि एपनिया हो रहा है, एसिस्टोली हो रहा है, अनरिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है, तब। ठीक है, और कब? जब हम ड्रग्स देने में सक्षम नहीं है तब। अब एक और प्रोसेस आ जाता है, क्या? रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन। इसमें ये क्या है? इमरजेंसी प्रोसेस है। ठीक है, जब क्रिटिकली इल चिल्ड्रन होगा तो हम उसमें क्या करेंगे? फास्ट इंटुबेशन करेंगे, उसी को कहते हैं रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन, RSI। इसमें क्या है, गोल इसका क्या है? तो इसमें एनेस्थेसिया इंड्यूस करते हैं और पैरालिसिस करते हैं, ताकि जल्दी से हम इंटुबेशन कर सके। ठीक है, इसमें दिस अप्रोच मिनिमा ये क्या करता है? तो इसमें हम पहले तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को के एलिवेशन को हम क्या करते हैं? कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ठीक है, दैट मे अकम्पनी इंटुबेशन इन अवेक और लाइटनिंग सिडेशन पेशेंट। हम ये किस में कर सकते हैं? तो ये अवेक और जो हल्का जगा हुआ पेशेंट है उसमें कर सकते हैं। बिकॉज द स्टोमक ज्वेलरी कैन नॉट बी एम्प्टी बिफोर RSI, सेलिक मैन्यूवर शुड बी यूज। जैसा कि पता है कि स्टोमक क्या है, हमेशा तो खाली नहीं होता है RS के समय, तो हम लोग कौन सा मैन्यूवर करते हैं? सेलिक मैन्यूवर कहते हैं, ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट ये गैस्ट्रिक से उसको बचा सके। तो सेलिक मैन्यूवर में क्या होता है? तो हम क्रिकॉइड कार्टिलेज के पास डाउनवर्ड प्रेशर करते हैं और कंप्रेस करते हैं इसियोफेगस को अगेंस्ट वर्टिब्रल कॉलम, जिससे क्या है कि पेट का गैस ऊपर ना आ सके। ठीक है, अब इसे प्रॉपर ET प्लेसमेंट हुआ ये कैसे पता चलेगा? तो ये हम एक्सेस करेंगे ब्रीदिंग साउंड को अस्कल्टेशन करके। चेस्ट में सिमेट्री आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा ब्लड में, और एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का एनालिसिस करेंगे कैसे? कैलोरीमेट्रिक डिवाइस से। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि हमारा सही हुआ कि नहीं इंटुबेशन प्लेसमेंट। ठीक है, और एक और प्रोसेस कर सकते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी से, जिससे पता चलेगा कि ट्यूब का पोजीशन सही है कि नहीं है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक। देखिए, शॉक का मतलब पहले होता क्या है ये समझें। तो शॉक का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन या कहीं पर भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का डिलीवरी जो होता है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, मतलब जितना डिमांड है उससे कम होता है, तब हम वहाँ पे कह सकते हैं कि शॉक हुआ है। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ शॉक, ये नहीं कह सकते कि हाइपोटेंशन है तो शॉक हुआ है। शॉक में मेनली क्या होता है? तो ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया तो ये शॉक है, नहीं, ये इस कंडीशन को और वर्स कर देता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ शॉक, तो एक होता है कंपनसेटेड शॉक। इसका मतलब है कि जब हम ऑक्सीजन का डिलीवरी करें ना, तो ये शॉक क्या हो जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और ये मेनली प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर में होता है। ठीक है, पहला क्या है, कंपनसेटेड शॉक, मतलब ऑक्सीजन देने पे ये शॉक सही हो जाए। ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाए तो वो कहलाएगा डिकम्पनसेटेड शॉक, मतलब हम ऑक्सीजन डिलीवरी कर रहे हैं बट वो सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहेंगे डिकम्पनसेटेड शॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन और ऑर्गन फंक्शन होता है। पहला कंपनसेटेड शॉक जिसमें ऑक्सीजन डिलीवरी की है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। दूसरा डिकम्पनसेटेड शॉक जिसमें कंपनसेशन से सही नहीं कर पाए और इसमें क्या है, हाइपोटेंशन है और ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है। तीसरा हो जाएगा इरिवर्सिबल शॉक, जिसको हम कैसे भी सही नहीं कर पाएंगे, इसमें ऑर्गन फेल हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। ठीक है, शॉक को पैथोलॉजी के अनुसार भी क्या किए हैं, हम डिवाइड किए हैं। तो पहला हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक, ये मोस्ट कॉमन शॉक है। अगर पूछेगा ना कि मोस्ट कॉमन शॉक क्या होता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें मेनली क्या होता है, फ्लूइड कम हो जाता है। तो एक एग्जांपल बताया, जैसे डायरिया होता है तो फ्लूइड कम हो जाता है या फ्लूइड का लॉस हो जाता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। ठीक है, हेमरेज के कारण भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है।
तो ये सिर्फ ये फ्लूइड कहने का मतलब सिर्फ पानी से नहीं है, ब्लड से भी रिलेशन है, ठीक है। When hypovolemia occur as a result of third spacing of intravascular fluid into extravascular compartments, shock is described as distributive shock। मतलब जब हाइपोवोलेमिया थर्ड स्पेसिंग में पहुंच जाए, थर्ड स्पेसिंग में हो, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। थर्ड स्पेसिंग कहने का क्या मतलब है कि इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड, मतलब कि इंट्रा से वो कहाँ चले जाए, एक्स्ट्रा में चले जाए और एक थर्ड स्पेस बना ले, तो उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, तो सेप्सिस, बर्निंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइटोकाइनेसिस के कारण ये मेनली होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो लो ऑनकोटिक प्रेशर होता है और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, लो होता है, जिसके कारण ये थर्ड स्पेस बनता है, ठीक है। इन द सेटिंग ऑफ, क्या कह रहा है, इन द सेटिंग ऑफ प्रोफोन मायोकार्डियल डिस्फंक्शन, चाइल्ड को क्या हो जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। तो कौन सा शॉक आएगा, कार्डियोजेनिक शॉक। मतलब मायोकार्डियल अगर डिस्फंक्शन हो गया तो कौन सा शॉक आएगा, कार्डियोजेनिक शॉक। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है कार्डियोजेनिक शॉक का, तो कोजेनाइटल हार्ट डिजीज, मायोकार्डिटिस, कार्डियोमायोपैथी। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक मोस्ट कॉमन शॉक होता है, इसमें फ्लूइड का लॉस होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक मतलब थर्ड स्पेस हो जाएंगे, ठीक है, ये मेनली इन्फ्लामेशन के कारण होता है। तीसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। अब है कार्डियोजेनिक शॉक जिसमें मायोकार्डियल डिस्फंक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रेटिक शॉक, ऑब्स्ट्रेटिक शॉक क्यों होता है, तो कार्डिक आउटपुट लो हो जाता है, क्यों, तो ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ठीक है। जैसे कि डक्टस आर्टरियोसस क्लोज हो जाएगा चाइल्ड में, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये ऑब्स्ट्रेटिक शॉक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो पेरिकार्डिया टेम्पोडी के कारण, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के कारण, मासिव परमोली इम्बोलिज्म के कारण। अब शॉक को क्या में असेसमेंट किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में हम उसको सेफ जगह पे लाते हैं, उसका क्या करते हैं, सेकेंडरी में उसका असेसमेंट करते हैं, टर्शियरी में उसको हॉस्पिटल, सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करते हैं हॉस्पिटल तक और टर्शियरी में उसका एक्सरे ये सब किया जाता है, ठीक है। तो ये असेसमेंट के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। इफ़ द चाइल्ड इज़ प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल सेटिंग, अगर बच्चा हॉस्पिटल सेटिंग में प्रेजेंट है, तो प्रोवाइडर शुड ऑब्टेन सेंट्रल वेनस और आर्टेरियल एक्सेस टू परमिट ए मोर थ्रू लेबोरेटरी असेसमेंट। तो अगर चाइल्ड हॉस्पिटल में है तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे, सेंट्रल वेनस और आर्टेरियल एक्सेस को हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब क्या है और भी पढ़ेंगे, क्या क्या, रीनल और लीवर फंक्शन, एसिड बेस बैलेंस, प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस और हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया और एविडेंस ऑफ कोगुलोपैथी, ये सब हम क्या देखेंगे, ऑडिस्मेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन देखेंगे अगर बच्चा हॉस्पिटल सेटिंग में है। चेस्ट रेडियोग्राफी ज़्यादा करवाएंगे। फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे शॉक का, तो ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, तो ऑक्सीजन का डिलीवरी करके, इम्बैलेंस जो ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस है उसको रिड्यूस करके, ठीक है। और क्या है, तो इसमें बहुत सारे अप्रोच होते हैं, इसलिए इसको मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच रिकमेंडेड होता है, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। जो वॉल्यूम, जैसे कार्डिक आउटपुट, जो ये वॉल्यूम और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट को क्या करेंगे, सही करेंगे। ऑक्सीजन डिमांड को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। हेमोग्लोबिन का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए और 100% क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन हमें करना पड़ेगा कब, जब हेमरेजिक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा किया जाता है, हेमरेजिक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में तो क्रिस्टलॉइड वॉल्यूम रिसक्सेशन किया जाता है, जिसके कारण हेमोडायलेशन और एनीमिया भी होने के चांसेस हैं। कौन सा, याद रखिए, HD, ठीक है। हेमरेजिक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हम क्रिस्टलॉइड वॉल्यूम रिसक्सेशन करते हैं, जिसके कारण कभी कभी हेमोडायलेशन और एनीमिया भी हो सकता है। हाई ऑक्सीजन सेचुरेशन में भी अचीव्ड बाय सिंपल मैन्यूवर, मतलब हाई ऑक्सीजन हम सिंपल मैन्यूवर से भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करके, कैसे, नसल कैनुला के द्वारा या फेस मास्क के द्वारा या
CPAP के द्वारा या BIPAP के द्वारा, ठीक है। इवन मैकेनिकल वेंटिलेशन से भी कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, हाइपोवोलेमिक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हम कैसा रिसक्सेशन करेंगे। पहले याद कीजिए, पहला क्या था, हेमरेजिक और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब क्या है, हाइपोवोलेमिक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हम एग्रेसिव वॉल्यूम रिसक्सेशन करेंगे। उसमें गाइड क्या करना है, तो आर्टेरियल और सेंट्रल वेनस प्रेशर को। ये इसका मेन थेरेपी होता है, किसके लिए, हाइपोवोलेमिक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के लिए। तो हेमरेजिक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी तो सेम ही था ना, क्योंकि हेमरेजिक का ही दूसरा नाम क्या है, हाइपोवोलेमिक है, ठीक है। तो मेन स्टे अगर पूछेगा हेमरेजिक या हाइपोवोलेमिक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के लिए, तो मेन स्टे होता है एग्रेसिव वॉल्यूम रिसक्सेशन गाइडेड बाय आर्टेरियल या सेंट्रल वेनस प्रेशर। ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए क्या है, तो रिलीफ ऑब्स्ट्रक्शन को हटाएंगे, ठीक है। जैसे कि डक्टस आर्टेरियोसस है तो उसको क्या करेंगे, रीओपन करेंगे, ठीक है। अगर टेम्पोडे फिजियोलॉजी है तो उसको रिलीव करेंगे ड्रेनेज करके, ठीक है। ये सब नॉन वेस्कुलर इमरजेंसी प्रोसीजर में आता है। अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्रेदियरिथमाज एंड ट्रैकियरिथमाज, कैसे हमारा हार्ट का जो रिदम है वो कम है या ज़्यादा है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।